नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम है ना ऑलवेज विद यू में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मौर्य काल या मौर्य वंश, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, मौर्य वंश का जो शासनकाल है वो रहा है 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक का। ठीक है। अब इस शासनकाल के दौरान विभिन्न शासक हुए जो कि निम्न प्रकार है। देखिए, पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तो इसे संस्थापक कहा जाता है मौर्य वंश का। और जो इसका शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का रहा। इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद में आता है महान अशोक। इसका शासनकाल रहा 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। देखिए, 272 और 269 के बीच में ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में उत्तराधिकारी युद्ध हुए। जो अशोक है उसने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और खुद मगध साम्राज्य का राजा बना। ठीक है, इसने अपना शासनकाल इस टाइम पीरियड में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में अशोक के बाद में कुणाल, जो कि अशोक का पुत्र है, वो गद्दी पर बैठेगा। ये कुणाल का शासनकाल रहा 232 ईसा पूर्व से और 224 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे मध्य शासक हुए जो कि 224 ईसा पूर्व से लेकर 191 ईसा पूर्व के बीच जो भी शासक रहे वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। फिर एक आता है अंतिम जो शासक है, उसका नाम है वृद्धरथ। ठीक है, ये इसका शासनकाल 191 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का इसका शासनकाल रहा और ये अंतिम शासक है। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसका सेनापति था, उसके द्वारा कर दी जाएगी और शुंग वंश की स्थापना होगी। ये हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था उसका विस्तार देख लेते हैं। ये कंप्लीट भारत है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र और ये भारत का क्षेत्र, ये इतना सा श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये पहले पूरा कंप्लीट भारत ही था, कंप्लीट भारत था। अब इसमें जो मौर्य साम्राज्य है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, देखो। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश पर्वत से कावेरी नदी है उस तक इसका विस्तार था। और मौर्य काल के 5 मौर्य जो शासन था, मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। पहला उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तीसरा अवंती, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। चौथा दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य तक का। अब देखो, अशोक आएगा। अशोक कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में प्राप्त करेगा। अपने शासन पर बैठने के बाद 8 वर्ष बाद ये कलिंग विजेता बनेगा और 5वां प्रांत ये मौर्य साम्राज्य का बन जाएगा। इसकी राजधानी तोसली थी और इसको अशोक ने जीता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, अब पढ़ते हैं मौर्य वंश के प्रथम शासक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बारे में। इसका शासनकाल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, ये हम पढ़ ही चुके हैं। देखिए, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स
जो यूनानी इतिहासकार थे स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन, इन्होंने सेंड्रोकोट्स कहा, और एपियन, प्लूटार्क, इन्होंने एंड्रोकोट्स कहा, और एक सेंड्रोकोप्टस ये फिलिकर्स ने कहा। ठीक है, और ये सब नाम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है। इनकी पहचान 1793 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप नाम याद रख लीजिए कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक है, जैन धर्म का अनुयायी है, और यूनानी आक्रांता है सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का पुत्र है। ठीक है, देखिए सिकंदर की मृत्यु के बाद एंटीगोनस और सेल्यूकस, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होंगे, जिसमें सेल्यूकस विजयी होगा और निकेटर की उपाधि धारण करेगा, और 305 ईसा पूर्व में भारत पर सेल्यूकस आक्रमण करेगा। आक्रमण में सेल्यूकस हार जाएगा और चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करेगा, और चाणक्य अपनी कूटनीति से कि यह वापस आक्रमण ना करे, तो उसके लिए चाणक्य चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से करवा देता है, और ये भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा नदी के दक्षिण में अभियान चलाने वाला एकमात्र मौर्य शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। एकमात्र मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना अभियान चलाया। फिर एक भद्रबाहु, जो जैन धर्म का मुखिया होता है, कौन से? दिगंबर जैन का, उसके साथ श्रवणबेला में तपस्या करने के लिए चला जाता है, और चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर में अपने प्राण सल्लेखना पद्धति, मतलब भूखे रहकर त्याग देता है। ठीक है, उपवास द्वारा। नेक्स्ट, एक अभिलेख है रुद्रदामन अभिलेख, जिसमें ये वर्णित है कि पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया गया, और इस राज्यपाल से सुदर्शन झील के निर्माण की बात इसमें कही गई है, जो कि सौराष्ट्र में कृषकों के लिए सिंचाई का काम करने वाली थी। देखिए, जो रुद्रदामन अभिलेख है उसमें राज्य का विस्तार पश्चिम तक फैला हुआ है। इसकी जानकारी भी रुद्रदामन अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट, जो मैगस्थनीज है, ये भारत का प्रथम विदेशी राजदूत, जो कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, वहाँ से मैगस्थनीज प्रथम भारतीय विदेशी राजदूत भारत आया, जिसका नाम मैगस्थनीज है। प्रथम जैन सभा, देखिए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हो रही थी? हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति करवाई। अब प्रथम जैन सभा हो रही है पाटलिपुत्र में आयोजित। इसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर जैन बने। श्वेतांबर का मुखिया भद्रबाहु और दिगंबर का मुखिया स्थूलभद्र। ये इस प्रकार से जैन बट जाते हैं। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। इसका नाम कौटिल्य भी था, इसका नाम विष्णुगुप्त भी था, और इसका नाम अजय भी था। और इसे द्विजरसव यानी कि श्रेष्ठ विद्वानों की श्रेणी में गिना जाता है। इस शब्द का अर्थ, द्विजरसव का अर्थ होता है श्रेष्ठ विद्वान, और भारत का मैकियावेली भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने अर्थशास्त्र लिखा था। और जो मैकियावेली है उसने भी अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिख रखी है। तो
जो भारतीय अर्थशास्त्र लिखने के कारण इसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। दक्कन की विजय प्राप्त की इसने। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड नंबर का बिंदुसार। इसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल है वो बिंदुसार का है। इसका नाम एमित्रोकेटिस भद्रसार जो कि वायु पुराण में कहा गया। एमित्रोकेटिस ग्रीक इतिहासकारों ने कहा, या एमित्रखाद भी इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब होता है इस शब्द का शत्रु को खा जाने वाला। नेक्स्ट जो सिंहसेन है, ये जैन ग्रंथ में इसका नाम सिंहसेन मिलता है और इसे बिंदुपाल या अलीड्रोकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसके प्रधानमंत्री रहे वो पहला चाणक्य, और चाणक्य की मृत्यु के बाद सेकंड राधागुप्त। ठीक है। और कहीं कहीं पर कई गाइड में खल्लाटक भी मिलता है, तो खल्लाटक कोई प्रधानमंत्री नहीं था। 500 सदस्य का मंत्री परिषद होता था और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष खल्लाटक कहलाता था। तो जो प्रधानमंत्री था सेकंड वो तो राधागुप्त ही था। ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट राजदूत। इसके दरबार में 2 राजदूत आए विदेशी। मिस्र शासक टोलमी सेकंड द्वारा डायमिकस भेजा गया और यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम द्वारा डायोनियस भेजा गया। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अगला देखते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है अशोक। इसका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। इसका जो नाम है, अन्य नाम देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, अशोकवर्धन। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अशोक और नंदराज जो कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज कलिंग का राजा, इनके मध्य कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। इस युद्ध के पश्चात दिग्विजय भेरी घोष या रणघोष के स्थान पर जो अशोक है वो धम्म घोष अपना लेगा और धर्म परिवर्तित करके बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में देखिए, अशोक को बौद्ध धर्म में निग्रोथ ने दीक्षित किया और पूर्ण रूप से मोगलीपुत्तिस या उपगुप्त ने दीक्षित किया। निग्रोथ, मोगलीपुत्तिस और उपगुप्त, इन्होंने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किया। फिर अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। इसका उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। फिर इसके एक पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजता है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, देखिए 2 बौद्ध संगति हो चुकी है। पहली बिंदुसार राजगृह में करवाएगा। दूसरी कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक है, वो अब इसकी वैशाली में करवाएगा द्वितीय बौद्ध संगति। अब तृतीय बौद्ध संगति हो रही है पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व बाय मोगलीपुत्तिस उपगुप्त द्वारा। ठीक है, अब देखिए इस बौद्ध संगति में अधिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया और त्रिपिटक का निर्माण हुआ। अब देखिए त्रिपिटक क्या है, 2 पिटक पहले से थे, कौन कौन से, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इन दोनों में एक अधिधम्म पिटक और मिला दिया गया। इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक का निर्माण हुआ। फिर श्रीनगर और देवपाटन जो कि ललित पाटन नेपाल में स्थित है, इन दोनों नगरों की स्थापना अशोक द्वारा की गई।
और फिर देखिए पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी, उसमें अशोक का एक भी शिलालेख नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा रचित है उसमें मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अशोक के स्तंभलेख व शिलालेख। अशोक के स्तंभलेख और शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी और अर्धमागधी थी। ठीक है, अर्धमगधी। लिपि जो यूज हुई थी वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक थी। खरोष्टी जो लिपि है उसमें 2 शिलालेख मिलते हैं। कौन कौन से? मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और जो ग्रीक व अरमाइक लिपि है उन दोनों लिपियों में मिश्रित जो शिलालेख प्राप्त हुआ है मिश्रित लिपि में, वो सारे कुंजा अफगानिस्तान से बरामद हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर एक अरमाइक लिपि में लमघान नामक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो जलालाबाद काबुल नदी के किनारे हमें मिला है। फिर बात करते हैं वैध शिलालेख जो कि 14 है। दूसरे व 11वें शिलालेख में धम्मनीति की व्याख्या हुई है। 5वें शिलालेख में जो धम्म महामात्र है उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा, जो अशोक की धम्म यात्रा है उनका विवरण मिलता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग विजय और धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये तीनों अभिलेख इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट लघु शिलालेख जो अशोक है, जो अशोक है उसका नाम अशोक किन शिलालेख में मिलता है? इन 4 शिलालेख में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए मास्की, नेटूर और उद्गोलम ये कहाँ स्थित है, कहाँ मिले हमें? कर्नाटक में मिले। और गुर्जरा ये शिलालेख लघु शिलालेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब देखिए मास्की रायचूर कर्नाटक से प्राप्त में अशोक देवया नाम प्रिय नाम से पुकारा गया है अशोक को। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देवा नाम प्रिय जो उपाधि है वो है अशोक के पौत्र दशरथ जिसे अशोक सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, उसे भी मिली हुई है। दशरथ आगे जाकर हम पढ़ेंगे गुफा अभिलेखों का निर्माण करवाएगा। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्तंभलेख जो कि 7 हैं। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना देखने को मिलता है स्तंभलेख में। प्रयाग का शिलालेख पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे प्रयाग लाया गया। देखिए एक भाब्रू शिलालेख है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कौन से शिलालेख में बताया है? भाब्रू के शिलालेख में। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। बात करते हैं लघु स्तंभलेख की, तो कौशाम्बी से ज्ञात कि संघवेद को रोके, ये लघु शिलालेखों में ज्ञात हुआ कि संघवेद को रोके। इस प्रकार का जो कौशाम्बी के लघु स्तंभलेखों से ज्ञात हुआ कि अशोक ने अपने महामात्रों को संघवेद को रोकने के लिए आदेश दिए थे। फिर बात करते हैं रोमेनदेव स्तंभ। अशोक की बौद्ध धर्म स्थलों की यात्रा की व्याख्या करता है। रोमेनदेव स्तंभ, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर बात करते हैं हम गुहा या गुफा लेख जो कि 7 हैं, जिनमें से देखिए 2 पहाड़ियों में इनका निर्माण होगा। 7 गुफा लेखों का, जिनमें से 3 का निर्माण तो कौन करवाएगा? अशोक। और 4 का निर्माण करवाएगा अशोक का पौत्र दशरथ, जिसे अशोक सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बारबरा व नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित कर्ण चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी,
ये बारबरा की पहाड़ियों में स्थित है। ये अशोक द्वारा निर्मित होगी। एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे, अशोक द्वारा निर्मित गुहा अभिलेख कौन कौन से हैं या गुफा अभिलेख कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 करके ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। फिर बात करते हैं दशरथ ने लोमेश ऋषि, जो बारबरा पहाड़ी में एकमात्र इसके द्वारा निर्मित गुफा लेख जो बारबरा पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद है गोपी वापी पद्धति की नागार्जुन पहाड़ी में स्थित गुफा लेख है। तो ये दशरथ द्वारा निर्मित हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो सारनाथ का स्तंभ है, महाधर्म चक्र, जिसमें 24 तीलियाँ हैं। इस पर 4 पशु गज, सिंह, बैल, अश्व, इनका विवरण, इनका चित्र हमें देखने को मिलता है, अंकन मिलता है। और जो सारनाथ का स्तंभ है, जो 4 सिंह है, वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सारनाथ का स्तंभ। नेक्स्ट जो मौर्य वंश था, उसमें प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था अंतर्राष्ट्रीय रूप से? वो था तक्षशिला, जो कि गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जो मौर्य वंश है, उसमें प्रमुख साहित्य कौन कौन से थे? पहला अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता कौटिल्य थे। इसमें अधिकरण 15 थे, प्राधिकरण 180 थे और 6000 श्लोक थे। ये अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के बारे में था। देखिए अर्थशास्त्र की मंडल योनि अध्याय 6 में सप्तांग सिद्धांत का विवेचन मिलता है। और सप्तांग कौन कौन से हैं? पहला राजा, दूसरा मध्य, तीसरा जनपद जो कि राष्ट्र और जनसंख्या से निर्मित, चौथा दुर्गों के प्रकार का 4 प्रकार के दुर्गों का विवरण मिलता है। ओदक, पर्वत, धन्व व वन, ये 4 प्रकार के दुर्ग मिलते हैं। 5वां कोश यानी कि धन, छठा दंड यानी कि सेना और 7वां मित्र। ये सप्तांग चाणक्य के अर्थशास्त्र के अध्याय 6 मंडल योनि में इनका विवरण मिलता है। और मंडल योनि के बारे में एक तथ्य और है कि मंडल योनि में शत्रु के शत्रु को मित्र बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्स्थनीज की इंडिका। मैग्स्थनीज प्रथम जो विदेशी राजदूत था वो मैग्स्थनीज था। भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया मैग्स्थनीज ने। कौन कौन से? मैग्स्थनीज ने भारतीयों के बारे में कहा कि यहाँ केवल और केवल 7 जातियाँ निवास करती है। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक या शिकारी, व्यापारी या शिल्पी, 5वां योद्धा छठा निरीक्षक और 7वां मंत्री। इस प्रकार से 7 जातियाँ निवास करती है। फिर बाद में मैग्स्थनीज ने बताया कि सैन्य प्रशासन की 6 समितियाँ थी। कौन कौन सी? एक जल, दूसरा रसद व हथियार आपूर्ति की, तीसरा थल या पैदल, चौथा रथ, 5वां अश्व और छठा हाथी यानी कि गज। इस प्रकार की 6 सैन्य प्रशासन समितियाँ बताई गई है मैग्स्थनीज ने अपनी इंडिका में। इंडिका एक अपने आप में संकलन है नहीं, ग्रंथ है नहीं, लेकिन इसका संकलन यूनानी लेखकों के विवरण के आधार पर डॉक्टर स्वानबैक द्वारा 1848 में किया गया। फिर नगर प्रशासन समिति से रिलेटेड बताते हैं कि जो नगर प्रशासन है वो 6 समितियों में विभाजित: उद्योग, देखरेख या विदेशी उद्योग समिति, विदेशी देखरेख, जो संबंध होते हैं विदेशी उनको देखने का काम, तीसरा जनगणना समिति, चौथा निरीक्षण समिति, 5वां कालाबाजारी रोकने के लिए समिति
और छठा, राजस्व व्यय कर इकट्ठा करने के लिए राजस्व व्यय कर समिति। इस प्रकार से मैग्स्थनीज ने अपनी इंडिका में इनका विवरण किया है, जातियों के बारे में, सैन्य प्रशासन की 6 समितियों के बारे में और नगर प्रशासन की 6 समितियों के बारे में बताया है। फिर बात करते हैं हम मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा रचित है। ये एक प्रथम जासूसी ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त की परिषद सभा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी कलहण, इसके बारे में राजतरंगिणी कलहण द्वारा रचित ये प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक का लिखित ग्रंथ है। जो इतिहास को प्रथम बार क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया गया वो है राजतरंगिणी कलहण। इसमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया और जो जम्मू कश्मीर के मौर्य शासक जालोक को बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मौर्य वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थशास्त्र, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग हुआ है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया है। मैग्स्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। एग्रोनोमॉई, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमॉई कहा जाता है। और विष्टि, जो कि एक बेगाड़ीगर होता है, उसे विष्टि के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट, अशोक के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख परिशिष्ट पर्वणम, जो कि एक जैन ग्रंथ है, उसमें मिलता है। ठीक है, फिर मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ जुलाई से प्रारंभ होता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अशोक के शिलालेख में निम्न दक्षिण भारतीय जातियों का नाम मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कौन कौन सी जातियाँ? चौल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ये 4 जातियों का जो नाम है वो अशोक के शिलालेख में मिलता है और ये दक्षिण भारत की जातियाँ हैं। फिर नेक्स्ट, अफगानिस्तान में अशोक का शिलालेख प्राप्त, जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अफगानिस्तान में अशोक का शिलालेख प्राप्त। कौन सा शिलालेख? सारे 15, जो कि ग्रीक व अरमाइक लिपि में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था और बिंदुसार के समय विद्रोह भी हो जाता है, जिसका गवर्नर अशोक ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं
समाप्त हो जाता है। एक बार हम इसे फटाफट 5 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। मौर्य वंश, ये इसका काल हो गया 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, महान अशोक, फिर उसके बाद कुणाल, फिर मध्य शासक ये इस काल में आए, फिर अंतिम शासक बृहद्रथ हो ही गया था। फिर मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखा हमने। ये यहाँ पर कावेरी नदी हिंदुकुश पर्वत से लेकर कावेरी नदी दक्षिण में इसका विस्तार हो गया। विस्तार हिंदुकुश पर्वत से कावेरी। मौर्य के 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के, उत्तरापथ, मध्य देश, अवंती, दक्षिणापथ, कलिंग, ये उनकी राजधानी हो गई थी। फिर नेक्स्ट हम चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक पढ़ लिया था। मौर्य वंश का संस्थापक, जैन धर्म का अनुयायी, सेल्यूकस आया, पुत्री से विवाह करवाया और इसके जो नाम है वो ये रहे, सेंड्रोकोप्टस। राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। नेक्स्ट हम देखते हैं भद्रभाव के साथ श्रवणबेला गया और वहाँ चंद्रगुप्त वस्ती नामक मंदिर में प्राण त्याग दिए सल्लेखना पद्धति द्वारा। फिर रुद्रदामन अभिलेख में पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और इसी अभिलेख में राज्य का विस्तार पश्चिम तक फैला है, इसकी जानकारी मिली। फिर मैक्सनीज जो कि प्रथम विदेशी राजदूत है, इसी के शासनकाल में भारत आया, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राज दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा, जहाँ श्वेतांबर दिगंबर दोनों इन 2 भागों में जैन धर्म विभाजित हो जाता है। श्वेतांबर का जो प्रमुख है वो भद्रभाव रहता है और दिगंबर का प्रमुख स्थूलभद्र रहता है। प्रधानमंत्री चाणक्य होता है, इसका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अजय, द्विज ऋषभ, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ विद्वान, ये इसके अन्य नाम है। और भारत का मैक्यावली कहा जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र की रचना की। फिर दक्कन की विजय भी इसने प्राप्त की। फिर बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार के नाम है अमित्रोकेडिस, भद्रसार, सिंहसेन, बिंदुपाल, अलिड्रोकेट्स, ठीक है, ये इसके नाम हो गए। प्रधानमंत्री चाणक्य की मृत्यु के बाद राधागुप्त रहा। राजदूत मिस्र शासक टॉलमी सेकंड ने डायमिकस भेजा। यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डायोनियस भेजा। नेक्स्ट अशोक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका शासनकाल ये है। देवनाम प्रियदर्शी, अशोकवर्धन, ये इन नामों से जाना गया। उपाधि धारण की। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, अशोक वर्सेस नंदराज। इसका विवरण खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में मिलता है। युद्ध का विवरण जो वर्णन है वो 13वें अभिलेख में मिलता है। इस युद्ध के बाद में धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म में निग्रोध या मोगलीपुत्र उपभक्त इसको दीक्षित करेंगे। फिर ये धम्म जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति करेगा। पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजेगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित होगी 251 ईसा पूर्व में और मोगलीपुत्र द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। फिर इसी संगति में अधिधम्म पिटक जोड़कर विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अधिधम्म पिटक, ये तीनों मिलकर त्रिपिटक का निर्माण करते हैं, ये हमने देख लिया था। और अशोक श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे है और देवपाटन ललित पाटन नेपाल में, इन दोनों नगरों की स्थापना करता है। पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी शिलालेख नहीं है, जो कि राजधानी है उसमें एक भी शिलालेख नहीं मिले। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा, जो कि एक जासूसी ग्रंथ है, उसमें किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अशोक के स्तंभलेख शिलालेख। देखिए इनकी प्रयुक्त भाषा प्राकृत और अर्धमागधी थी। लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। खरोष्टी लिपि में 2 शिलालेख मिलते हैं, मनसेरा, शाहबाजगढ़ी, ये हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुए, ठीक है। और एक ग्रीक और अरमाइक लिपि में रचित शिलालेख शार-ए-कुंजा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। फिर एक अरमाइक लिपि से लमघान नामक
शिलालेख जलालाबाद का काबुल नदी के किनारे से प्राप्त हुआ। फिर बृहद शिलालेख है। दूसरे 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या। 5वां 8वां और 13वां ये शिलालेख इम्पोर्टेंट है, हम बात कर चुके हैं। महामात्रा की नियुक्ति, धम्म यात्रा और कलिंग विजय और धर्म परिवर्तन के बारे में इनमें वर्णित किया गया है। फिर लघु शिलालेख, अशोक का नाम अशोक, इन चारों लघु शिलालेखों में वर्णित। मांस की नेटूर उद्गोलम कर्नाटक से और गुर्जरा मध्य प्रदेश से बरामद। मांस की रायचूर कर्नाटक से में अशोक को देवानाम प्रिय की उपाधि प्रदान की गई। फिर आता है स्तंभ लेख। 7 स्तंभ लेख थे। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना देखने को मिलता है। और भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। फिर आता है लघु स्तंभ में जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी अभिलेख शिलालेख से प्राप्त ज्ञात होता है कि महामात्रों को संघ भेद को रोकने का आदेश दिया था अशोक ने। फिर रुम्नदेव स्तंभ से अशोक की बौद्ध धर्म की स्थलों की ये यात्रा का वर्णन या व्याख्या मिलती है। फिर गुहा या गुफा अभिलेख, बारबरा और नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित अशोक, कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, इनका निर्माण बारबरा की पहाड़ियों में करवाएगा। और दशरथ जो कि अशोक का पौत्र होता है, लोमेश ऋषि एक तो बारबरा की पहाड़ी में और 3 गोपी वापी पद्धति नागार्जुन की पहाड़ी में गुहा अभिलेख निर्मित करवाता है। इसके बाद में देखते हैं जो सारनाथ का स्तंभ था वो महाधर्म चक्र, 24 तीलियाँ थी इसमें। इसी पर 4 पशु गज, सिंह, बैल, अश्व निर्मित। अंकन ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और जो मौर्य वंश था उस समय प्रमुख शिक्षा केंद्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से तक्षशिला था। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख साहित्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा वर्णित, राजनीति विज्ञान पर अधिकरण 15, श्लोक 6000, प्राधिकरण 180। जो मंडल योनि है उसमें चाणक्य ने सप्तांग बताए। राजा मात्य जनपद दुर्ग, कोश, तंड और मित्र, इस प्रकार से दुर्ग चार प्रकार बताए। ओदक, वन, धान और जल, इस प्रकार के ये 4 दुर्ग बताए। फिर मैक्सथनीज की इंडिका आती है। ये भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित, 7 जातियाँ, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, ये 7 जातियाँ। फिर मैक्सथनीज ने सैन्य प्रशासन की 6 समितियाँ बताई। जल, रसद, हथियार आपूर्ति, थल, पैदल, रथ, अश्व, हाथी, ये 6 प्रकार की समितियाँ बताई। और नगर प्रशासन की 6 समितियाँ, उद्योग समिति, विदेशी देखरेख और जनगणना की समिति, निरीक्षण की समिति, कालाबाजारी रोकने की समिति और राजस्व विभाग कर की समिति, इस प्रकार से ये नगर समितियाँ हो गई। फिर नेक्स्ट आता है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, जो कि मुद्रा राक्षस विशाखदत्त प्रथम जासूसी ग्रंथ, और इसमें चंद्रगुप्त की परिषद सभा का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है राजतरंगिणी कल्याण द्वारा रचित था और प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक जो इतिहास है उसको लिखा गया है इसमें, और इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये प्रमुख साहित्य हो गए। फिर ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने देख लिए, इनको वापस देखने की आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार हमारा जो मौर्य वंश है वो समाप्त हो जाता है, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार मौर्य वंश में अलग अलग शासक हुए और क्या क्या उन्होंने कार्य किए, उनकी क्या क्या उपाधियाँ थी। ये इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जिसका नाम और लिंक हमने
डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, और उसका नाम है हम है ना। इससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।